हाँ भाई, गुड मॉर्निंग। राम राम। क्या हाल चाल आप सबके? बढ़िया, ठीक। तो हमारी बंगाल की खाड़ी की नदियाँ चल रही थी और जिसमें कल हम एक नदी की चर्चा कर रहे थे जिसका नाम है कृष्णा नदी। कौन सी नदी? कृष्णा नदी, राइट। और कृष्णा नदी की हमने चर्चा की थी और आप लोगों ने डायग्राम बनाया था। क्या बनाया था? डायग्राम। बताओ कौन सी पहाड़ियों से निकलती है? हैं? महाबलेश्वर। वेरी गुड। और महाबलेश्वर पहाड़ियाँ जो हैं वो कहाँ पर हैं? महाराष्ट्र। गुड। ये नदी बहती है, निकलती कहाँ से है? महाराष्ट्र से। उसके बाद कर्नाटक में, उसके बाद तेलंगाना में, फिर उसके बाद आंध्र प्रदेश में। यानी कितने राज्यों में बहती है? 4। क्लियर? अब ऊपर से जो नदियां मिलती हैं, कितनी सहायक नदियां मिलती है? यानी कि देखो ये इसका कौन सा हो गया? लेफ्ट। ये कौन सा हो गया? राइट। लेफ्ट साइड से कितनी नदियां? 2। एक का नाम भीमा नदी। कौन सी नदी? भीमा। और एक का नाम मूसी नदी। कौन सी नदी? मूसी। और मूसी नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? हैं? हैदराबाद शहर बसा हुआ है। और ये बात बस बंद कर दे, बंद कर दे अब इसको, वो फिर आ जाएगा अंदर। एक नदी थी भीमा, दूसरी नदी कौन सी थी? मूसी। और भीमा नदी पर कुछ बनाया क्या आपने? नहीं। मूसी नदी पे कुछ बनाया क्या आपने? वेरी गुड। कौन सा शहर है? अरे वाह, हैदराबाद। और हैदराबाद जो है ये राजधानी है साहब। और किसकी राजधानी है? तेलंगाना। ठीक है। इससे पहले ये आंध्र प्रदेश की राजधानी हुआ करती थी, लेकिन आंध्र प्रदेश की राजधानी जो है अब बना दी गई है अमरावती। ये 10 साल के लिए बनाई गई थी। ठीक है ना? ठीक। उसके बाद में 2-3 नदियां और मिलती हैं जो इसके राइट साइड से मिलती हैं। पहली नदी बताओ। कोयना। फिर एक कोयना ही होगी। नहीं, कोयना नदी है। देख लो ना, कोयना। क्लियर? यस। वर्णा। और कौन कौन सी? पंचगंगा, तुंगा और भद्रा। ये 2 नदियां हैं, मिलकर के क्या बनती है? तुंगभद्रा। पंचगंगा नदी। ठीक है ना? उसके अलावा एक नदी और है, घटप्रभा। एक और है, मालप्रभा भी लिखाई थी क्या? ये अच्छा, इसमें नहीं है, चल कोई बात है, डायग्राम में नहीं होगी, लेकिन उसमें घटप्रभा। इनको याद रखना, पूछेगा किस इसमें निम्न में से सहायक नदियां, लेकिन उसको अपन अच्छे से और भी लिखवाएंगे। मान लीजिए कोई एक आधी बच गई हो तो अपन जो है नोट्स के अंदर और लिखवाएंगे। ठीक है? यस। तो इसका उद्गम कहाँ, अब जाति कहाँ पर? ये बंगाल की। वेरी गुड। ये जाती है बंगाल की खाड़ी। और कहाँ पर? आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश में क्या बनाती है ये नदी? डेल्टा बनाती। गुड। ये लो साहब, उद्गम। क्या दिखाऊं? चित्र। चित्र को कहीं कर ला, बढ़ाओ। काल बना लिया तो ना चित्र, बना लिया चाक। कौन बनाया था? एक बार और दिखा रही जो चौको। आलो चित्र। चित्र लियो सा, ओ बनाया जा काल। अच्छा, कल कुछ बच गया था क्या? पूरा ही बच गया था? यार ऐसे तो मत करो, कल आए नहीं थे शायद आप? आए थे, लेकिन फिर बनाए क्यों नहीं आप? जल्दी से आगे कर दिए। बताओ, मास्टर में भी दिमाग नहीं, कहीं ट्रेन छूट रही भी की जो आगे कर दियो मैंने।
क्या कह रहा है? बहुत दिनों बाद में बेचारे चारों छोरों में से किसी एक की आवाज निकल के आई। तुम डरा मत करो, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, टेंशन मत लो तुम लोग, घबराया मत करो, बोला करो, क्लास पूछा करो। कहीं इतनी बोलती है, चुप कराना ही वो हो जाता है बारी। पढ़ ले तू तो आपने रह पाते 2 4 5 दिन जो शांति जी बोल है, आवाज नहीं आएगी ना, वेरी गुड। अगर इसकी आवाज आ गई ना, इसकी आवाज आ गई तो तू बस खिड़की खोल के रखना। अब देख रही, आज के बाद नहीं आए, बोल की ना, यस। सब मारने वाला, जन्म देने वाला सब परमात्मा है, मैं तो कौन? मैं तो इस दुनिया का एक छोटा सा अदना सा कलाकार। कलाकार तो का एक आदमी हो रहा है। हाँ हीरा देखा कोई नो ये। जो लोग भी मेरी इस बात पे मतलब मेरी मतलब हीरा मतलब जो चमकता है, जो लोग भी हंसते हैं तो इसका मतलब मेरी खूबसूरती पर हंसे आप लोग, मतलब जलते हैं ऐसे लोग मेरी खूबसूरती से, ये मान के चलिए। इस पर हैदराबाद है और तुंगभद्रा पर भद्रा परियोजना और तुंगभद्रा परियोजना, आगे जाके इस नदी का नाम तुंगभद्रा हो जाता है साहब। तो सहायक नदी कौन सी होगी? तुंगभद्रा नदी। और ये नदी है घटप्रभा, जिसके ऊपर 2 है गोकक जलप्रपात, घटप्रभा परियोजना। आगे एक और नदी आती है मालप्रभा, वो लिखूंगा आगे में। इसके अलावा 3 बांध हैं, श्रीशैलम, नागार्जुन और अलमाटी। अलमाटी कर्नाटक में है और नागार्जुन श्रीशैलम जो है वो आंध्र प्रदेश में पड़ते हैं। अभी आगे लिखूंगा मैं आप लोगों को। जिन्होंने डायग्राम नहीं बनाया वो फटाफट से इसमें और चीजें ऐड कर लो जो भी। लिखिएगा कृष्णा नदी का उद्गम, लिखिए साहब उद्गम। हेडिंग कृष्णा नदी लगाई ली थी हमने। अरे आपको जो ये मेरे नोट इजी भाषा में समझ में आ रहे हैं ना आपको? किसी को दिक्कत तो नहीं है ना? यस। ये अभी मैं थोड़ा सा सिर्फ ये डायग्राम के लिए मैंने ये लगाया है, बाकी आपने देखा होगा हर चीज़ मैं हाथों से बना के ही कर रहा हूँ सारा काम आपके लिए, है ना? यस। तो ताकि आपके दिमाग में फीड हो। और ये चीज़ इसलिए दे रहा हूँ प्यारे बच्चों, आपके जिस एग्जाम के आप जितने भी एग्जामों के अंदर छोटी मोटी हल्की फुल्की बातें नहीं आती है, बहुत घुमा के प्रश्न दिया जाता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आपका कोई भी प्रश्न अपने टॉपिकों से बाहर ना जाए, ठीक है ना? कोशिश करेंगे अपन बिल्कुल 100% अपने नोटिस जो जितने भी अपने नोट्स हैं उन सब के अंदर जितने भी क्वेश्चन है वो सब यहीं से उठेंगे, देखना अच्छे से। बस आप थोड़ा सा इनको लिख करके कुछ नहीं हल्का फुल्का घर पे पढ़ लिया करो, बाकी मैं प्रैक्टिस कराऊंगा आप लोगों की ओर, है ना? मैंने कहा ना टॉपिक के बाद में अपन प्रैक्टिस किया करेंगे कुछ ऐसे। बाकी प्रैक्टिस का बहाना तो फिर अपना ऐसी बात नहीं है, टेस्ट लेकर भी हो सकता है। याद रखना तुमने खुद ने कहा टेस्ट दोगे ना तुम लोग, ठीक, छुट्टी कोई नहीं करेगा। बना लिया? ये लो साहब सुन लो एक बार। जैसा डायग्राम में आपने देखा, उद्गम कहाँ से होता है? महाबलेश्वर, सह्याद्री, क्योंककि पश्चिमी घाट को क्या कहते हैं? सह्याद्री, महाराष्ट्र से, राइट। कुल लंबाई 1401 किलोमीटर, जबकि गोदावरी की 1465। तो जो ये कृष्णा नदी है ये दक्षिण भारत की कितने नंबर? दूसरे सबसे लंबी नदी। गुड। नदी के कुल ग्रहण क्षेत्र का 27% कहाँ पर? महाराष्ट्र में। उसके बाद कर्नाटक में 44% कर्नाटक में, फिर उसके बाद में 29% किसमें? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। देखो ये दोनों का एक साथ इसलिए क्योंकि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का भी अलग अलग प्रतिशत नहीं बना है, क्योंकि पहले आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों क्या थे? एक, इसलिए। तो 29%, ये एनसीईआरटी कहती है इस बात को, 29% भाग आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में पड़ता है। यानी सर्वाधिक भाग जो है वो देखो किसके अंदर पड़ रहा है? कर्नाटक में। कितना परसेंट? 44%। क्लियर? कृष्णा पूर्व दिशा में बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है, तो पहली गोदावरी। अब यहीं पे प्रश्न बताओ, पश्चिमी दिशा में बहने वाली सबसे लंबी नदी? नर्मदा। दूसरी? तापी। वेरी गुड। और सिर्फ पूरे प्रायद्वीप भारत की बोले तो गोदावरी, सिर्फ पूर्वी क्षेत्र की बोले तो
गोदावरी। क्लियर, मतलब पूर्वी क्षेत्र की तरफ जाए। तो बताइए ये नदी देखो इधर से निकल रही थी और इधर की तरफ डायग्राम में भी अपन ने बताया पूर्वी क्षेत्र की तरफ जा रही है क्या, पश्चिम से पूर्व। याद होगा मैंने आपको दिशाएं बताई थी क्या, यस। ये दिशाएं आगे काम आएंगी साहब, कहाँ पर काम आएगी, राजस्थान में भी काम आएगी। जैसे मान लीजिए ऊपर की तरफ कौन सी दिशा, उत्तर, नीचे की तरफ दक्षिण, वेरी गुड, इधर पूर्व, इधर पश्चिम, वेरी गुड। फिर उसके बाद में ये दिशाएं भी थी, ये उत्तर पूर्व, ये दक्षिण पूर्व, ये दक्षिण पश्चिम, ये उत्तर पश्चिम, राइट। इनके भी अलग अलग नाम दिए थे हमने। रुक जाओ, जिशान, हाँ ये ईशान, ये आग्नेय, ये नेतृत्व, आ जाओ, ये वायु, ये बताया था, यस। अब ये नदी जो है जो हम पढ़ रहे हैं कृष्णा नदी, ये पश्चिम से निकलती है और किस तरफ जाती है, पूर्व की तरफ। तो सबसे लंबी नदी तो गोदावरी, दूसरी सबसे लंबी नदी कृष्णा नदी। फिर अगर बात करें पूर्व से पश्चिम की तरफ तो एक नदी है नर्मदा और एक नदी है तापी। याद है दोनों के बारे में लिखा था मैंने आपको। फिर आपको प्रश्न पूछे कि प्रायद्वीपीय क्षेत्र में भ्रंश घाटी में बहने वाली सबसे लंबी नदी नर्मदा। फिर गोदावरी गोदावरी नहीं आएगी, भ्रंश बोल दिया। भ्रंश का मतलब दो उठे हुए क्षेत्रों के बीच के अंदर बहने वाली नदी। तो कौन सी, पश्चिम की तरफ बहने वाली सबसे लंबी नर्मदा। दूसरी प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी, दूसरी कृष्ण। गोदावरी की लंबाई कितनी और कृष्णा की कितनी, अगर लंबाई भी याद नहीं रहे तो ये पहली दूसरी तीसरी के बारे में जरूर याद रखना आप लोग। ओके, यस। कृष्णा पूर्व दिशा में बहने वाली दूसरी प्रायद्वीप भारत की सबसे, देखो तीनों चारों लाइन उतारो, तीनों चारों लाइन उतारो। आज सर्दी शायद कम हो गई, मेरे को ऐसा लग रहा है। सही बात। खुद की मान डाकण कोई कौन बताओ। यार मेरी आवाज़ तो वैसे बुलंद है, बिना माइक की आती है ना। और क्या, और क्या, तार देता हूँ मैं, और क्या, बंदी कर देता हूँ। बड़ा हो, ऐसे बारिश की आवाज़ आ रही, कई लोगों को लग रहा है सड़कों को बारिश आ रही है, पता नहीं कहाँ से
सावन के अंधे को हरा हरा ही दिखता है, क्यों जी? वही वाली बात होगी। सावन में कोई आदमी अंधा हो जाए तो उसको, क्योंकि सावन में हरा भरा रहता है ना पूरा एरिया, ऐसे वही वाली बात होगी। मतलब मैं इशारे से पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को ऐसे कर करके ना ब्रेल लिपि में, क्योंकि मेरे को दिखता ही नहीं है। था बस रख ले, 4 ही लाइनें उतारनी ऊपर, मैं बताऊं तब उतारनी उसको ऊपर। पहले ही कर ली सहायक नदियां, मैं बोल रहा अभी रुक जाओ तो था बस रखो थे। उतार लिया सबने, गुड। इस बात को भी याद रखना, कृष्णा जो है पूर्व दिशा में बहने वाली जो है दूसरी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय क्षेत्र की क्या है? नदी। अगर पूरे प्रायद्वीप भारत की बोले तब भी है, और अगर सिर्फ पूर्वी दिशा की बोले तब भी है। पूर्व दिशा में दूसरी कौन सी है? कृष्णा ही। क्लियर? और पहली है जो कौन सी है? गोदावरी, 1465, और ये कितनी? 1401। ये एनसीईआरटी अपना आंकड़ा देती। आजकल जितने भी अपवा तंत्र की जो भी नदियां हैं, पुराने अगर नोट्स और किताबों को देखें और आज के नोट्स और किताबों को देखें तो उसमें कुछ ना कुछ नदी बढ़ करके आ रही है। तो आज का विद्यार्थी सोचता है, युवा सोचता है कि हो सकता है कि नदी बढ़ गई हो। कभी भी नदी की लंबाई बढ़ती नहीं है, टेक्नोलॉजी बढ़ती है। टेक्नोलॉजी बढ़ती का मतलब ये हो गया कि जमीनी स्तर पर नापा जाए तो कम आती है, लेकिन अगर सैटेलाइटों से नापा जाए तो एकदम फिक्स आती है। समझा मेरी बात में? यस, एग्जैक्ट आती है। तो कई सारी नदियां, जैसे हम राजस्थान में पढ़ेंगे, चंबल का भी थोड़ा चेंज हुआ है, माही नदी के बारे में थोड़ा चेंज हुआ है, तो वो हम पढ़ेंगे आगे। चलो, हम भारत की बात कर रहे हैं तो 1465 करना, जो कि मैंने कल शायद गलती से आपको 1400 बताया था, लेकिन 1465 लिखवाया था मैंने, है ना? ठीक, क्योंकि गलती तो अपन कर ही नहीं सकते ना साहब। गलती वही करता जो गलती से पैदा होता है। सहायक नदियों की बात करें तो सहायक नदियां 2 प्रकार की, ध्यान रखिएगा, एक बाएं तट से और एक दाएं तट से। जैसे कि कल मैंने आपको बताया था कि डायग्राम के अंदर सिर्फ नदियां बाएं तरफ से 2 ही थी, भीमा और मूसी, और कई छोटी मोटी नदियां हैं जो डायग्राम में थोड़ा कंजस्टेड हो जाए इसलिए अपने नहीं बढ़ाया था, लेकिन हम लिखने की शायद हम उसमें करेंगे। तो वो नदियां कौन कौन सी? तो भाई एक तो हो जाती है भीमा, मूसी ऑलरेडी है, भीमा और मूसी, येरला, ठीक है, टिंडी, पलेरू, मुनेरू। ओके, यस, लिखिएगा सहायक नदियां, जिसमें लिखिएगा बाएं तट से, बाएं तट से, क्योंकि ऊपर की तरफ बाएं तरफ से आ रही है ना। अभी डायग्राम में भी बताया था, देखो इधर ये लेफ्ट साइड होगा, ये कौन सा होगा? राइट साइड। क्लियर? यस। लिखिएगा बाएं तट से, येरला, भीमा, टिंडी, मूसी, पलेरू और मुन्नेरू। अब दूसरी लाइन में लिखेंगे दाएं तट से, तो एक नदी जिसके 2 नाम है, एक कुदाली और निरंजना। एक मिनट रुकना, आप इतिहास जब पढ़ोगे, टॉपिक विषय क्या पढ़ोगे? इतिहास सर से, तो इतिहास के अंदर आपको एक एनिसेंट हिस्ट्री, प्राचीन भारत का एक टॉपिक होगा जिसका नाम होगा वैदिक एज, वैदिक काल। इतिहास 3 है भारत का, एक प्राचीन, किसकी बात कर रहे हैं? जिसमें ये वैदिक काल वगैरह सारी बातें आती हैं। दूसरा आएगा मध्यकालीन, इसमें मुगल वगैरह ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, जितने भी विदेशी आक्रमण हुए सब इसमें आ जाएंगे। फिर एक होगा आधुनिक, जिसमें अंग्रेजों के बारे में बातें होंगी। आधुनिक, ये 3 प्रकार का होता है। प्राचीन के अंदर एक टॉपिक होगा वैदिक काल, और वेद जो लिखे गए थे हमारे थे टोटल कितने? 4, और जिसमें एक वेद है और वो पढ़ा जाएगा ऋग्वेदिक काल। कौन सा काल? सुनिए साहब, जब ये पढ़ोगे आप तो ऋग्वेद में
कौन कौन सी नदियों का उल्लेख मिलता है। तो जितनी भी नदियों का उल्लेख मिलता है उनके अंदर दक्षिण भारत की भी बहुत सारी नदियों का उल्लेख मिलता है। याद करिएगा, मैंने आपको अभी सिंधु नदी की नदियां और सिंधु की सहायक नदियां बताई थी। सिंधु नदी की नदियां पढ़ाई थी और सिंधु नदी पढ़ाई थी, जिसमें मैंने उनके प्राचीन या वैदिक नाम लिखाए थे कि सिंधु को क्या कहते हैं। कहीं पर मैंने वितस्ता बताया था, पुरुषणा बताया था, विपाशा बताया था, नाम बताया था क्या? यस। वो सारे के सारे कौन सी एज के नाम हैं? किसमें लिखे गए हैं? ऋग्वेद के अंदर। ये जितने भी पुराने जो नाम होते हैं प्यारे बच्चों, इतिहास का मतलब है इति, बीता हुआ, ठीक है ना, खत्म हो गया, हास, ठीक है ना। जो बीता हो चुका वही क्या है? इतिहास। और इतिहास को याद करने के कई सारे सोर्स होते हैं। सोर्स क्या होते हैं कि हम लोग कोई भी आज इतिहास का कोई भी तथ्य हम पढ़ रहे हैं तो वो होता क्या है, डोले, हाँ तो डोलना ही तो बोलते हैं, और क्या बोलते हैं उसको। इतिहास को हम पढ़ते हैं तो दो प्रकार चार प्रकार की चीजें होती है, दो चार प्रकार की क्या होती है। कोई राजा अगर अनपढ़ था तो वो अपने साथ में पढ़े लिखे लोगों को रखता था, और पहले जब कागज का आविष्कार नहीं हुआ था तो राजा ने क्या क्या किया, वो किसी भी चीज पर खुदवा करके उसको लिखवाता था। किसी चट्टान पर, चट्टान को बोलते हैं शिला, क्या बोलते हैं? शिला नहीं, शिला। और उसके ऊपर लिखा गया लेख, ओके, शिला लेख। फिर कागज का आविष्कार हुआ और कुछ लोगों ने छाप दी पुस्तकें, तो कई सारे शिलालेख, ये सब चीजें हमें मिली। तो बोले साहब एक बात बताओ, शिलालेख, पुस्तक, कागज तो बाद में आया, तो ऋग्वेद ये वेद थे, ये किस पे लिखे गए? फिर कागज तो था ही नहीं। पहले कुछ पेड़ों के पत्ते काम में लिए जाते थे, और जो कागज का रूप होते थे उनको सुखा करके, जब पत्ते सूख जाते थे तो उनके ऊपर कोई भी इंक वगैरह बना करके, डार्क बना करके, और उनको धीरे धीरे ऐसे लिख लिख के ऐसे लिया जाता। नहीं, कई सारे ऐसे पत्ते होते हैं जो, ये तुम्हारे ये वाले पत्ते छोड़ दो, दूसरे वाले पत्ते, हाँ, जैसे ब्राह्मणों के अंदर आपने कई लोगों को देखा हो तो वो पत्ते होते हैं, जैसे वो केले के पत्ते भी थोड़ा सा वैसे हो जाते हैं। कोई एक आता है पत्थर, कौन सा? नहीं, पीपली का भी नहीं, पीपली का तो छोटा आता है। कई पेड़ों के पत्ते हैं उनका इस्तेमाल करते थे। क्लियर? यस। पता नहीं मेरे दिमाग से निकल गया, एक था पेड़ का पत्ता जो मैंने देखा था, ओरिजिनल मैंने देखा था उस पत्ते को, वो किसी पंडित जी की किताब में लगा, मैंने पता ये क्या चीज़ है, तो वो उन्होंने बताया था ये वो पत्थर है, ठीक है ना। यस। उसके ऊपर ही जितने भी ये वेद हैं वो लिखे गए थे पहले, ठीक है ना। फिर उनको शिलाओं पर लिखा गया, आजकल पुस्तकें आ गई, फिर डिजिटल ज़माना आ गया तो कंप्यूटराइज जो है फाइलें वगैरह आ गई, तो ऐसे करके अलग अलग प्रकार से उनको लिखा जाता था। यस। तो ऋग्वेद काल के अंदर जो आज हम नदियाँ पढ़ रहे हैं, तो कई बड़ी नदियों की सहायक नदियाँ, उनका भी हमें उल्लेख देखने को मिलता है, ठीक है ना। वो आगे हम चर्चा करेंगे किसी भी जब नदियों के अन्य महत्वपूर्ण बातें करेंगे उसके अंदर। यस। तो कुदाली उसका जो है वैसे नाम है, और निरंजना जो है उसका कैसे नाम है? ऋग्वेदिक नाम है। कैसा नाम है? ऋग्वेदिक, इसलिए दो नाम हो गए। क्लियर? और राजस्थान में ये मत समझना कि भाई लूणी नदी को आदि खारी आदि मीठी, क्या वो भी ऋग्वेदिक नाम होगा? वो तो उसकी प्रकृति के आधार पर हमने बनाया। ओके, यस। लिखिएगा दाएं तट से सारी लिख लीजिएगा, कुदाली, निरंजना, वर्णा, कोयना, पंचगंगा, दूधगंगा, घटप्रभा, मालप्रभा और तुंगभद्रा। मालप्रभा का नाम आ रहा है इसके अंदर, यस, लिख लीजिएगा।
लिख लिया। चलिए नेक्स्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना एक बार लिखने से पहले। अब हम परियोजनाओं के बारे में पढ़ रहे हैं, और ये परियोजनाओं का मतलब क्या, बांध, और बांध इसलिए बनाया जाता है जिससे क्या बनाई जा सके, नहरें वगैरह निकाली जा सके। कौन सा बांध किस नदी पर और किस राज्य के अंदर है? तो देखो कृष्णा नदी पर जो आपको बांध दिख रहे हैं वो टोटल है 5 बांध। कितने बांध दिख रहे हैं? 5। अलमाटी बांध, नारायणपुर बांध, नागार्जुन सागर बांध, श्री सैलम बांध और प्रकाश बैराज। उसके अलावा कोयना बांध कोयना नदी पर, जुराला बांध तुंगभद्रा नदी पर, तुंगभद्रा बांध तुंगभद्रा नदी पर, भद्रा बांध भद्रा नदी पर, घटप्रभा बांध घटप्रभा नदी पर, और भीमा परियोजना या भीमा बांध भीमा नदी पर। और किस किस जो है राज्य में है? टोटल 11 हैं। ऊपर हेडिंग बना करके ऐसे टेबल बनाओ, कृष्णा नदी पर स्थित परियोजनाएं। कृष्णा नदी पर स्थित परियोजनाएं, बांध, नदी और राज्य क्रम संख्या लिख करके और सबको छाप दो। पहले तो कृष्णा नदी के 5 बांध लिखेंगे। अलमाटी जो कि हमने डायग्राम में बनाया, नागार्जुन सागर बनाया, और श्री सैलम। हाँ, थोड़ा अपडेट कर लेना, नागार्जुन सागर अब तेलंगाना में पड़ता है और श्री सैलम किस में पड़ता है? आंध्र प्रदेश में। इसमें तो ऑलरेडी अपडेट ही है। डट जा। नेक्स्ट आगे सहायक नदियों के बांध भी देख लो।
जिन्होंने उतार लिया वो राज्यों के हिसाब से याद करो। कर्नाटक में कितने बांध हैं, आंध्र प्रदेश में कितने हैं, महाराष्ट्र में कितने हैं, तेलंगाना में कितने हैं। अभी आप लोगों से ही पूछूंगा मैं। हो गया। बताओ कर्नाटक में कितने बांध हैं? 4। बताओ आंध्र प्रदेश में कितने हैं? देख लो ढंग से बोलो। महाराष्ट्र में कितने हैं? और तेलंगाना में कितने हैं? ठीक है, यस। तो हो गए क्या? ऐसे करके 12 हो गए ये तो टोटल। 2 ही आंध्र प्रदेश, हाँ ना। देखो साहब, कर्नाटक में एक बांध था, कौन सा? अलमाटी। कौन सा बांध? अलमाटी। कहाँ, कौन सी नदी पर? कृष्णा नदी पर। फिर एक तुंगभद्रा। कौन सी नदी? तुंगभद्रा। एक बांध भद्रा बांध, ठीक है ना, यस, भद्रा बांध। कौन सी नदी? भद्रा नदी। फिर एक बांध कौन सा? घटप्रभा। घटप्रभा, ठीक है। कौन सी नदी? घटप्रभा नदी। वेरी गुड, हो गए 4। आंध्र प्रदेश में कितने बांध? 2 बांध। कौन कौन से? श्रीशैलम बांध। कौन सी नदी? कृष्णा नदी। और एक प्रकाशम, प्रकाशम बैराज। ये किस पर? कृष्णा नदी। वेरी गुड। फिर आता है साहब महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में टोटल कितने बांध? 2। एक कोयना। कौन सी नदी? कोयना नदी। और एक, वेरी गुड, कौन सी नदी? भीमा नदी। क्लियर। तेलंगाना में कितने बांध? 3 बांध। कौन कौन से? नारायणपुर बांध। कौन सी नदी? कृष्णा नदी, ठीक है। फिर वेरी गुड, नागार्जुन सागर। और नागार्जुन सागर कौन सी नदी? कौन सी नदी? कृष्णा नदी। फिर एक जुराला बांध। कौन सी नदी? तुंगभद्रा। और एक लास्ट, 3 ही थे क्या? ये लास्ट कौन सा था? जुराला, ठीक है ना। तो 3 2 5 और ये ऐसे करके 4 2 6 6 5 11 टोटल हो गए ना 11। यस। तो कर्नाटक में टोटल कितने थे? 4। आंध्र प्रदेश में 2, महाराष्ट्र। घर पे भी ऐसे कर करके रफ कॉपी में लिख लिख के याद किया करो, ऐसे याद होगा आपको। कई बार प्रश्न आपको पूछ लेगा, बांध का नाम दे देगा, ठीक है, और सामने दे देगा राज्य, सुमेलित कीजिए। क्या दे देगा? सुमेलित। कैसे प्रश्न आएंगे तो आप सोमवार को देखेंगे कि भाई ऐसे प्रश्न भी पूछे जाते हैं। क्लियर? अगले सोमवार,
अगले को, मतलब इसको नहीं, इसको तो कोई और होता बताया तुम्हारे कल्चर का, अगले को देखेंगे अपन। ठीक है ना, सही बताया ना सारे बांध आपने, यस, टोटल 11 याद रखना, क्लियर। चलो अब नेक्स्ट नदी आती है कृष्णा हमने पढ़ ली, छोटी मोटी 2 एक और बच रही थी, पेनरू, पेरू, कावेरी, पलार, वैगई, ताम्रपर्णी, अच्छा इनको बाद में लिखा देंगे। ठीक है साहब, लिखो लिखो, तो क्या पेनरू नदी करेंगे पहले, तो नहीं है इसमें, ये यूपीएससी के लेवल पर बनाया मामला, उसमें छोटी मोटी दे ही नहीं रखी। ठीक है, लिखो पेनरू नदी, लिखेगा पेनरू नदी और डैश करके लिखेगा पेनरू नदी के अंदर 2-3 छोटी छोटी बातें। उद्गम कर्नाटक की नंदी पहाड़ियों से, कर्नाटक की नंदी पहाड़ियों से, और नंदी पहाड़ियां कहां पड़ती है, कर्नाटक। कर्नाटक के बाद में गंतव्य करना आंध्र प्रदेश, नेल्लोर जिला, डेल्टा बनाते हुए किस में गिर जाती है, बंगाल की खाड़ी में। आंध्र प्रदेश का नेल्लोर जिला बंगाल की खाड़ी में, डेल्टा बनाते हुए। 2 बातें लिखना है इसमें बस। आपको मैंने दंडकारण्य का आपको पठार पढ़ाया था मैंने आपको, रॉयल सीमा का पठार। कौन सा पठार पढ़ाया था, रॉयल सीमा का पठार। और याद करिएगा रॉयल सीमा के पठार के अंदर जो नदी बह रही थी वो कौन थी, पेनरू नदी। कौन सी नदी थी, पेनरू नदी, ठीक है ना। और ये पेनरू जो नदी है ये रॉयल सीमा के पठार में बहती है। इसके ऊपर की तरफ नदी है जिसका नाम है कृष्णा, और इसके नीचे की तरफ एक नदी है जिसका नाम क्या है, कावेरी। कावेरी नदियां की जो सहायक नदियां वहां आकर के इसमें ऐसे मिल जाती हैं, और इधर कहने कृष्णा की जो है सहायक नदी आकर के मिल जाती है। इसकी खुद की कोई छोटी मोटी सहायक नदी होगी लेकिन कोई विशेष नाम नहीं है। तो पूछा गया प्रश्न है, कृष्णा और कावेरी दोनों के अपवाह तंत्र को अलग करने वाली नदी, तो आंसर क्या था, पेनू नदी। कौन से पठारी क्षेत्र में बहती है, रॉयल सीमा के पर, लिखेगा रॉयल सीमा के पठार की प्रमुख नदी, रॉयल सीमा के पठार की प्रमुख नदी, रॉयल सीमा के पठार की प्रमुख नदी। यह नदी कृष्णा व कावेरी नदियों के बेसिन को, कृष्णा व कावेरी नदियों के बेसिन को अलग करती है। बेसिन को क्या करती है, अलग करती है। और अब हेडिंग में लिखेगा कावेरी नदी। कौन सी नदी,
संजू बागड़ा, शांति रख ले, बता रहा हूँ तेरे को मैं बात अब हिंदी में। मैं हाँ बिल्कुल शांति रख ले, मैं बता रहा हूँ तेरे को बात, बस मैं बता देता हूँ तेरे को बस, नहीं तो मैं रूस जाऊंगा। क्या क्या नहीं बताएगी? कब बेहोश हो गई थी? भगवान से हम दुआ करते हैं तो कभी बेहोश ना हो, परमानेंट ही हो जिस दिन हो। अरे तो मतलब कभी ना हो और जिस दिन हो तो परमानेंट, ऐसे कह रहा हूँ मैं, तो गलत थोड़ा बोला। बस अब चुप रहे। क्या आप समझे नहीं भाई? मुख्य नदी और गुलाबी इसलिए लिख रहा हूँ कि भाई ताकि आपको ये पता रहे कि इसकी सहायक नदी है, अलग से कर रहा हूँ। नहीं समझा मेरी बात? हाँ तो वो तो मुझे पहले से पता, तू अनपढ़ है बिल्कुल एकदम, मुझे पता ही शुरू से। बनाओ डायग्राम। किसको? उल्टी गिनती शुरू है तेरी बस। तो मैं कब कर रहा हूँ? अरे एक बच गई क्या? ये भवानी इधर कर दो, भवानी इधर कर दो, कबानी इधर कर दो, और इसका नाम कर दो लक्ष्मण तीर्थ। लक्ष्मण, इस नदी का नाम है कावेरी नदी। कौन सी नदी है? कावेरी। बढ़ो, मतलब डायग्राम बनाने से ये फायदा होगा कि आपको अच्छे से याद हो जाएगी नदियां, सहायक नदियां। लक्ष्मण तीर्थ, मैं इशारे से समझ गया तो तू क्या पूछ रही? बहुत बनाता हूँ तभी उतार लेता है कि तू साथ के साथ। बड़ी स्पीड से उतारता है यार। नदियां बनाता है कि नाले बना के छोड़ देता है? वैसे नदियां लिखी क्या, नाम लिख लेना यार इनके। वेरी गुड। तुम्हें, तुम चारों को कोई भी तकलीफ हो तो मेरे से पूछ लिया करो, कोई समझ भी नहीं आया तो अलग से, है ना? इनके चक्करों में मत रहना अपन। कोटिम पढ़ो।
नो सर, उतारो तो इतनी देर क्या पंख लगा रहे थे केस में, ध्यान देना इधर। इसके कोई दिमागी बुखार उखार चढ़ा हुआ है क्या कभी पहले? दिक्कत मेरे को भी हो रही है हल्की हल्की यहाँ पर अब आने के बाद। अरे इन्हें बंद कर, बाल रहे इन्हें बंद कर बेटा, खोलगी भी नहीं। ये जो मैंने सफेद कलर में जो बनाई है ये नदी है प्यारे बच्चों कावेरी, अच्छे से समझो। कल मैंने एक बात बताई थी कि भाई गोदावरी नदी को दक्षिणी गंगा कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तरी गंगा गंगा को, और दक्षिणी गंगा ऐसे। जैसे मान लीजिए ये गंगा नदी और ये गोदावरी नदी, तो उत्तरी गंगा दक्षिणी गंगा। लेकिन अगर आपको बोले दक्षिण भारत की गंगा, क्या बोले? देखिए गंगा नदी में हमेशा पानी रहता है, जल से हमेशा भरी हुई रहती है, 12 मासी होती है, सदावाहिनी होती है। लेकिन गोदावरी, कृष्णा, पेनरू, वेगई, इन नदियों में जल जो है 12 मासी नहीं रहता है। कावेरी में 12 मासी रहता है। बोला साहब उनमें नहीं रहता क्योंकि यहां बरसाती नदियां होती है सारी की सारी ये, लेकिन इसमें कैसे होता है? ये भी एक बरसाती नदी है, लेकिन यह बरसात का कार्यक्रम कैसे होता है, ध्यान देना इधर। ऐसे होता है कि आपने देखा होगा कि दक्षिण पश्चिमी का मानसून, दक्षिण पश्चिमी मानसून भारत के यहां से प्रवेश करता है। मैंने बोला दक्षिण पश्चिम का मानसून, तो पश्चिम दिशा दक्षिण दिखा। अरे ये देखिए आप, अभी जस्ट मैंने आपको बताया और मैंने बोला कोई चीज अगर इधर से प्रवेश करेगी तो इधर से करेगी, तो इधर से करेगी, तो इधर से। राजस्थान में काम आएगा ये, हमारे राजस्थान में प्रवेश करती है प्यारे बच्चों। उत्तर से जो आती है उनको उत्तराद बोलते हैं, उत्तराद, उत्तराद, धरोड़, धराऊ। जो नीचे से आती है दक्षिण से, तो हमारे दक्षिण में कठऊ, दक्षिण से, तो दक्षिण में क्या है? लंका। जैसे अपन बोलते हैं ना कठऊ आयो भाई, कठऊ, लंकाऊ, तो हवा का नाम भी पता है क्या है? लंकाऊ हवा, लंका से आने वाली लंकाऊ। जो पूर्व की तरफ से आती है उसको बोलते हैं पूर्वा या पूर्वैया। क्या बोलते हैं? पूर्वैया। और जो इधर से आती है पश्चिम की तरफ से उनको बोलते हैं लुआ। गर्मी में क्या चलती है? लुआ। और भैया ताती ताती लुआ चल रही है, बोलते नहीं बोलते? तो इधर से जो हवा आती है उसको लू बोलते। एक बात, पाकिस्तान को हम हमेशा पीठ दिखाएंगे, हम उसकी तरफ ध्यान नहीं देंगे, और हमारा मुंह हम दिल्ली की तरफ करेंगे, हमारा पूरा शेष भारत इधर की तरफ है। बाजरा जिसने पहले बो दिया, सॉरी माफी चाहते हैं, गेहूं जिसने अभी खेतों में पहले बो दिया, उस फसल को क्या बोलते हैं? अगेती बोलते हैं, या फिर आगुनी, राइट? तो आगे की तरफ से आने वाली हवा को आगुनी, और पीछे से आने वाली को पछेती, पछुआ, या फिर आथुनी। क्या बोलेगी? आथुनी, बिल्कुल, पाछुनी नहीं, पछुआ। समझा मेरी बात? यस। और आथुनी, आथुनी, और ये हो जाएगा कौन सा? आगुनी, अगेती। पूर्व दिशा से आ रही तो पूर्वा, पूर्वाइयां। देखो आप, बहुत इंटरेस्टिंग आएगा, बहुत मजा आएगा जब राजस्थान हम पढ़ेंगे, क्योंकि राजस्थान के आदमी ने हर जगह पर आने वाली हर तरह की हवाओं को अपनी तरफ से नाम दिया है।
हम लोग कोई भी हमारे यहाँ पर किसी देवता को प्रसन्न करने के लिए, या फिर कोई भी आदमी जो है नौकरी लग जाए, बालाजी महाराज से वीर हनुमान जी के जाए, तो वहाँ जाते ही कोई भी लड़की बोले सब तैयारी कर रही है और जाके बोले बालाजी महाराज मन नौकरी लगा दीजिए और था स्वामणि कर ली, या फिर और कोई 1.25 किलो का प्रसाद। स्वामणि का मतलब स्वामण नहीं हो गया, इसका मतलब 1.25 किलो का चूरमा भी चढ़ा सकते हैं। तो हमारे यहाँ पर भोजन के रूप में जो हम मुख्य भोजन जो हम करते हैं यहाँ पर खुशी के मौके पर, दाल बाटी चूरमा, पूर्वी क्षेत्र की तरफ, पूर्वी राजस्थान की तरफ हम लोग बाटी बोले, क्या बोले? बाटी। और इस बाटी के बहुत सारे नाम है साहब। अगर आप पश्चिमी राजस्थान की तरफ अगर वो चूल्हे में बाटी बना रहे हैं, गरम गरम जो बानी है, गरम गरम जो कंडे की जो राख है, गरम गरम जो राख है, कोयले हैं, उनके अंदर आटे को रख करके छोड़ देते हैं आधे 1 घंटे के लिए, तो वो ऑटोमेटिकली जो है खिल करके हो जाती। तो वो लोग बाटी नहीं बोलते, वो बोलते हैं रोटा। क्या बोलते हैं? रोटा। और हमारे यहाँ पर हम अगर थोड़े जल्दी में हैं या उस दिन कुछ हमको खाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम जो रोटी बना रहे हैं उसी के अंदर कोई घी या तेल डाल करके, मोयन डाल करके, और हम थोड़ी रोटी मोटी बनाते हैं, जिसको हम चूरमे के लिए या फिर कोई पतली सब्जी हो तो उसमें चूर के खाने के लिए हम खाते हैं। वो हमारी खाने की एक व्यवस्था है, कोई कैसा भी खा सकता है, किसी की भी खाने के ऊपर कभी उंगली नहीं उठानी चाहिए, वो कैसे खा रहा, वो कैसे खा रही है, नहीं साहब। भगवान ने ये भोजन हर किसी के लिए लिख करके दिया, कभी किसी की मजाक नहीं उड़ानी चाहिए इस बात को लेकर। कई लोग, मैंने एक ऐसे व्यक्ति को मैंने आंखों देके देखा, उसने मेरे को बताया अपने बारे में। पहले बचपन में होता ही था, हम लोग गुस्से में कई बार रोटी वोटी फेंक देते थे, नहीं खाते थे, करते थे गुस्सा। मैंने मेरी ज़िंदगी में एक बार ही किया था और वो शायद मेरा लास्ट ही था। इसका मतलब ये नहीं घर वालों ने मुझे सूता था, सूतने की पूरी तैयारी थी, लेकिन उस आदमी ने मुझे बताया, उसने बोला कि मैं तेरे से बड़ा जिद्दी था बेटा, अगर सब्जी में थोड़ा भी नमक कम था ना तो मैं ऐसा प्लेट को यूं भगा देता था और पूरी दीवार पर मारने मन जाते थे, किसी की हिम्मत नहीं थी कोई कुछ मुझे कहते। शादी होने के बाद भी मैं वाइफ के ऊपर ऐसे फेंक देता था। बहादुरी बता रहा था। बोले मेरा इतना भयंकर एक्सीडेंट हुआ, मैं 2 साल तक मुंह में अन्न नहीं डाल पाया था, अन्न नहीं डाल पाया था मैं मुंह पे, क्योंकि मैंने किसका निरादर किया था? अन्न का किया। प्यारे बच्चों, जब भी अपने घर में खाना खाओ तो हम लोग रोटियां बगल में रख लेना और 1 या 2 रोटी डाल करके खाना, बस। भूख हो तब ले लेना, सब्जी हो तब ले लेना। शादी ब्याह में भी ऐसा ही करना चाहिए। वो पूरी प्लेट के अंदर एक अन्न का दाना भी नहीं बच। कई लोग भर लेते हो यहाँ जचा करके पहाड़ बना लेते हैं, नहीं समझा? समझा मेरी बात? यस। पनीर की सब्जी के अंदर उधर रसगुल्ले तैर रहे हैं, नहीं समझा मेरी बात? यस। तो चाशनी जो थी वो मिर्च में हो गई। अब कई लोग कहते हैं अरे बड़ा हो, वो तो लिए ही नहीं, क्या फूक ला, वो भी थे उधर की तरफ, तो फूक ले और 2-4 चचा लेते हैं उसके अंदर। बताओ कितना वेस्टेज होता है शादी में, होता है कि नहीं होता? अन्न का कभी निरादन अपनी लाइफ में मत करना, समझा मेरी बात? और अपनी झूठी थाली में कभी हाथ, या अपनी झूठी थाली को कभी खुद किसी दूसरे से मत करना। खुद पत्तल वगैरह कुछ भी हो समेटी और बिल्कुल ऐसे लपेट करके और फिर कचरे में फेंक, खुद फेंक के आना, समझा मेरी बात में? कई जगह होता है जी रहने दो, वो कई लोग अपने सम्मान के लिए, वो हमारा सम्मान कर रहे होते हैं, कहीं भी जाते हैं तो वो इसलिए कहते हैं रहने दो। ये हमारे कुछ एडिकेट्स होते हैं लाइफ को जीने के। हमेशा उतना ही लेना भोजन में कि भाई वो वर्थ ना जाए नाली में, इतना। तो प्यारे बच्चों, ये जो उगाई जाती हैं ये सब्जियां, ये हमारे जो अन्न उगाया जाता है, इन सब हवाओं का इंतजार किया जाता है साहब। इधर से आने वाली हवाएं, ये जो हवाएं होती है इधर से जो आएगी वो सब बरसाती हवाएं होती है, और इधर से आने वाली हवा भी कौन सी होती है? बरसाती सर्दियों के समय होने वाली, जिसको मावट कहते हैं। क्या कहते हैं? राजस्थान में समझाऊंगा कौन कौन सी। इधर से आने वाली हवा को सूर्या कहते हैं, सूर्या। इधर से आने वाली हवा को कहते हैं चील। क्या कहते हैं? इधर से आने वाली को कहते हैं संजेरी। क्या कहते हैं? संजेरी। सूरज हमेशा पूर्व दिशा से उगता है, बिल्कुल ऐसे नहीं उगता सूरज, यूं उगता है 23.5 डिग्री पर। ना तो बिल्कुल हमारे सिर पर होता है, ना बिल्कुल हमारी आंखों के सामने होता है, सिर और आंखों के सामने बीच में होता है, ऐसे, यानी ऐसे। तो हवा का नाम सूर्या, राइट। चील मध्य प्रदेश में मिलती है। कहाँ मिलती है? मध्य प्रदेश में पालतू जानवर वगैरह ज्यादा रखते हैं, खुले के अंदर उनको फेंक देते हैं, तो चील मरे हुए जानवर के मांस को खाती है, तो चील हवा का नाम चील। संजेरी, सर्दियों के समय मीठी मीठी हवा चलती है इधर से, हमारे सर्दी को बढ़ाती है, मावट। संजेरी
हवा का नाम क्या हो गया? संजेरी। संजेरी, सूर्या, चील। हमारे इधर की तरफ, नीचे की तरफ, इधर की तरफ, इधर की तरफ, राजस्थान के इधर की तरफ क्या पड़ता है? हाँ बोलो बोलो। समुद्र, अरब सागर पड़ता है कि नहीं पड़ता? समुद्र है वो। समंदर से आने वाली हवा को बोलते हैं समुद्री या फिर समुद्री। समझा मेरी बात? कितनी हवाओं के प्रकार हो गए सोच लो आप। ये राजस्थान की हवाओं के नाम। तो ये सब हमारे प्यारे बच्चों काम आएगी। तो हमारे इधर से आने वाला मानसून का नाम है दक्षिण पश्चिम का मानसून। ये मानसून प्यारे बच्चों आगे जाकर के दो भागों में बढ़ जाता है इस नीलगिरी से टकराने के बाद। एक इधर की तरफ, एक इधर की तरफ। इधर पश्चिमी घाट पड़ता है, यहां जो पड़ता है वो पश्चिमी घाट पड़ता है। ठीक है, तो एक तो ये हो गया और एक ये हो गया। इसको बोलते हैं इसको बोलते हैं बंगाल की खाड़ी का मानसून और इसको बोलते हैं अरब सागर का मानसून। राइट, ये मानसून आगे जाकर के तीन भागों में बढ़ जाता है। एक पश्चिमी घाट की शाखा, एक छोटा नागपुर की शाखा, यहां तक जाती है इसलिए, और एक हिमाचल शाखा। कौन सी शाखा? हिमाचल। और हमारे राजस्थान में जो बारिश होती है वो कौन सी शाखा से होती है? हिमाचल शाखा से। इस मानसून को भी तीन भागों में। और ये मानसूनी शाखा कितने भागों में? दो आगे जाती है। और हमारा इस भारत में यहाँ पे तो हिमालय का पार्ट आ जाता है, यहाँ पे बारिश करती है इन क्षेत्रों के अंदर, इसलिए यहाँ पर सबसे ज्यादा। फिर ये बारिश इधर से ऐसे घूमती है, इस क्षेत्र के अंदर ऐसा चक्रवात सा बनता है मेघालय कि यहाँ पर पूरे विश्व की सबसे ज्यादा क्या होती है? बारिश होती। क्लियर? और बारिश को जो नापा जाता है सबसे छोटी इकाई mm होता है, फिर सेंटीमीटर होता है, फिर क्या होता है? इंच होता है। फुट मीटर में नहीं नापा जाता। क्लियर? ये हवा ऐसे, ये राजस्थान की तरफ जाती है। ये इसको बोलते हैं पूर्वांचल शाखा और ये बोलते हैं मैदानी शाखा। क्या बोलते हैं? मैदानी। तो पूर्व की तरफ से जो हवाएं जाती है राजस्थान में, ये तो राजस्थान में बंगाल की खाड़ी के अंदर मैदानी शाखा से बारिश होती है और इधर की ये अरब सागर वाली से हिमाचल शाखा से बारिश होती है। दो शाखाओं से बारिश होती है। ये शाखाएं जैसे गई, ये मानसून जैसे गया और ये वैसे ही वापस लौटता है। इस बार लौटता हुआ मानसून थोड़ा, अब जैसे बारिश होती जा रही है, अब जैसे जैसे बारिश होगी, क्योंकि साहब यहां पर हाई प्रेशर था। कैसा प्रेशर था? और हमारे यहां पर कैसा प्रेशर बना था? लो प्रेशर। हमेशा बड़ा छोटे को आशीर्वाद देता है, यानी HP-LP की तरफ बढ़ रही होती है, इसलिए राजस्थान में मानसून प्रवेश करता है, ऊपर की तरफ जाता है। और ऊपर ठंडा इलाका होता है हिमालय, तो ऊपर ठंडे इलाके में क्या है? HP, तो वापस हवाओं को रुख मोड़ता है ये। तो यानी कि सर्दियों के समय, गर्मियों के समय तो हवा, बरसात के समय तो हवा दक्षिण से उत्तर की ओर, और जैसे सर्दी आती है तो हवा उत्तर से दक्षिण की ओर चलती है। बात समझ गए? और गर्मी का प्रकोप बढ़ता है तो हमारे यहाँ पर हवा पश्चिम से पूर्व की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर चलती है, जो कि गर्म हवाओं के क्षेत्र को बढ़ाती है और यहाँ पर लो प्रेशर बनाती है। गर्मियों के दौरान ज़्यादा गर्म इलाकों के अंदर हमेशा निम्न वायु दाब बनता है बच्चों। क्या बनता है? लो प्रेशर। और सर्दियों में क्या बनता है? हाई प्रेशर। जब कभी भी आप पहाड़ी इलाकों में जाएंगे, गाड़ी घूमती रहती, देखना आपका जी मितलाना, चक्कर आना, ये सब होता है। हैंगओवर होना, नींद नहीं आना, ऐसी चीज़ें होती है। खाना नहीं बना। और एल्टीट्यूड ऊपर जाने पर धीरे धीरे क्या होता है, कई लोगों को ऑक्सीजन की कमी होती है और उनके नाकों से, आँख से जो है, कान से ब्लड आना शुरू कर देता है। इसका मतलब उनकी धमनियाँ जो है धीरे धीरे फट रही हैं और उनकी मौत भी हो सकती है। इसलिए उनको तुरंत जो है आर्मी के स्टेशनों के अंदर उनको एडमिट करके और तुरंत उनको एयरलिफ्ट करके नीचे लाया जाता है। कई लोगों को धीरे धीरे पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोग जो है वहीं पे भोजन ही ऐसा करते हैं तो वो लोग थकते नहीं है, क्लाइमेट ही ऐसा हो जाता है। समझ आना है मेरे बात में? क्लाइमेट ही उनका ऐसा हो जाता है। अंग्रेज आते हैं तो नवंबर के बाद में आना शुरू करते हैं, जब हमारे यहाँ पर ठंड ज़्यादा पड़ना शुरू होती है, क्योंकि उनके इलाकों में क्या होती है? ठंडा इलाका होता है, ठंड ज़्यादा रहती है इसलिए।
तो जब हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवा चलती है तो यानी कि मानसून का आना और इधर से मानसून का लौटना, ये कहलाता है मानसून। 2 हो गया मानसून का आना और मानसून की प्रत्यावर्तन काल। मानसून का प्रत्यावर्तन काल यानी मानसून का क्या होना, लौटना। क्लियर? यस। अब दोबारा मत लौटना, बंद कर दो प्लीज। मानसून का लौटना। अब सुन लो मेरी बात। तो बारिश इस शाखा से और इस शाखा से, तो क्या कावेरी नदी ने कितनी शाखाओं से पानी लिया? 2। होता क्या है प्यारे बच्चों, जब भारत में मानसून प्रवेश करता है उस समय होता है जून का महीना। किसका महीना? जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक इन क्षेत्रों के अंदर बारिश होती रहती है और कावेरी नदी का बेसिन भरता रहता है। मतलब अकेले नदी में पानी नहीं, नदी तो तब बनती है जब आसपास के क्षेत्रों से नदी नाले उसके अंदर आकर के गिरते, तभी तो नदी बनती है। तो पूरे क्षेत्र में छोटे छोटे नदी नाले बारिश होती है, छोटे छोटे नदी नाले आकर के इस नदी को जीवित रखते हैं। फिर बोलोगे अब इसके बाद में, तो अक्टूबर के बाद में वापस ये मानसून होता है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी उत्तर भारत में सर्दी होती है और जबकि दक्षिण भारत में क्या हो रही होती है? वर्षा हो रही होती है, बारिश हो रही होती है। तो बताइए उसके बाद में भी, अक्टूबर के बाद में नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च तक रहती है। अप्रैल, मई आसपास के पानी भरा हुआ रहता है इसके अंदर। फिर वापस जून में क्या हो जाएगी? बारिश। मई के अंदर तो हल्की फुल्की प्री मानसून होता रहता है, तो फिर भी पानी आता रहता है इसके अंदर। प्री मानसून की हल्की हल्की बारिश होती रहती है, साल भर भरी रहती है। इस ये कारण है कि वर्ष भर कि भाई जाते हुए मानसून से, सॉरी आते हुए मानसून से और लौटते हुए मानसून से, दोनों से इसके अंदर पानी भरता है। इसलिए ये हमेशा क्या रहती है? भरी हुई रहती कावेरी नदी। इसलिए इन क्षेत्रों के अंदर जो है साहब बांध परियोजनाएं वगैरह ज्यादा है और पानी रहने के कारण इस क्षेत्र के अंदर दबा के गन्ना, तमिलनाडु है गन्ने के अंदर अब टॉप पे जा रहा है धीरे धीरे। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु गन्ने की पैदावार होती है साहब बढ़िया लेवल पर। हमारे दिवाली पर हमने जो गन्ने की पूजन किया तो देखना, तो हमारा गन्ना जो, गन्ने को आप लोग क्या बोलते हो? छांटा। तो आपने जो छांटा देखा था तो वो तो सफेद से कलर का था। एक छांटा, एक गन्ना होता है जो बिल्कुल डार्क कलर का होता है। कैसा होता है? डार्क। बहुत ज़्यादा मीठा होता है, सब चीनी की मात्रा उसमें बहुत ज़्यादा होती है। दिवाली के 5-7 दिन बाद में जब वो कौन सी पूजा, छठ पूजा जब की जाती है, 4-5 दिन जो व्रत वगैरह रहता है, उस दौरान वो मैंने देखा था गन्ना। तो मैं बोला साहब ये तो बिल्कुल साहब ये तमिलनाडु का गन्ना। तुरंत मैंने बोल दिया। आप वो मेरे को बोले, मैं बोला साहब मैं तमिलनाडु के अंदर झाड़ू पोछे का काम करता हूँ इसलिए मैं जानता। वो समझ गया कि सकल से भी दक्षिण भारत का ही लग रहा था, मैं नहीं समझा मेरी बात, तो अगला समझ। तो इसलिए तो वो गन्ना जो वहाँ पर पैदा होता है, तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु गन्ना वहीं पर पैदा होता है प्यारे बच्चों जहां पर पानी की मात्रा ज्यादा रहे, क्योंकि गन्ना हमेशा नमी वाले क्षेत्रों में ज्यादा पैदा होता है। और चावल खेत के अंदर 90 दिनों, 60 से 90 दिनों तक पानी भरा हुआ रहना चाहिए साहब, क्योंकि उसके बीज की रुपाई, पौधे की रुपाई रोपण पद्धति करते हैं। समझा मेरी बात में? ऐसे उसका पौधा तैयार करते हैं, गन्ने का भी पौधा तैयार करते हैं और उसके बाद में उसकी रुपाई करते हैं और पानी उसके अंदर रहना चाहिए। इस प्रकार की कृषि को बोलते हैं तर कृषि। पानी तर रहे, पानी का रहे तर। अपन दीवार को तराई करते हैं, तराई बोलते हैं ना अपन, यस तर करना। ईंट को पानी में भिजोते हैं, अपन क्या बोलते हैं? तर करना, तराई करते इसकी। तो तर का मतलब पानी से तर रहे, भरा हुआ रहे, हमेशा रहे। तो इसलिए गन्ना और चावल की पैदावार यहां पर सबसे ज्यादा करते हैं। जहां पर पानी हो लेकिन थोड़ा कम हो, आंध्र प्रदेश की तरफ, तो दोस्तों यहां पर तंबाकू की पैदावार की जाती। वो वाला तंबाकू, हुक्के में डालने वाला तंबाकू, बीड़ी पीने वाला तंबाकू, वो तंबाकू की पैदावार करता है भारत, और भारत सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करता है। भारत में सबसे ज्यादा टैक्स तंबाकू पर है, सबसे ज्यादा टैक्स है तंबाकू पर। एक नॉर्मल पान मसाला के साथ में जो पुड़िया मिलाई जाती है वो तंबाकू है। इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है क्योंकि ये सुपारी है। और जबकि जो ये कई लोग पान मसाला खाने के शौक रखते हैं, तो कई लोग ये नहीं मिलाते, सिर्फ सुपारी के रूप में इसको ही खाते हैं कई लोग। मैंने देखा कई महिलाओं को, कई पुरुषों को आजकल 2-2 दाने खाने वाली शौक चलाने लगे हैं।
तो भाई जिसको तुमने फेंक दिया ना वो ही अकेली 4 रुपए की, 1 रुपए की है, टोटल कितनी कॉस्ट? वो 4 रुपए की थी जिसको फेंक दिया तुमने, क्योंकि तंबाकू पर टैक्स बहुत ज्यादा है। इसलिए आंध्र प्रदेश में एक जगह है जिसका नाम है राजमुंदरी। क्या नाम है? राजमुंदरी में तंबाकू अनुसंधान केंद्र बनाया गया है, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र। राजमुंदरी कहां पड़ता है? आंध्र प्रदेश में, वहां पर बनाया गया है। तो अनुसंधान केंद्र वहीं पर बनाया जाता है जहां पर पैदावार ज्यादा होती है, ताकि नई नई किस्मों को तैयार किया जा सके। जैसे हमारे पैदावार राजस्थान में सरसों की ज्यादा होती है। किसकी होती है? सरसों की। इसलिए सरसों अनुसंधान केंद्र भरतपुर, भरतपुर में एक जगह सेवर भरतपुर में सरसों अनुसंधान केंद्र बनाया गया है। हमारे यहाँ पर बाजरे की पैदावार होती है तो इसलिए बाजरा अनुसंधान केंद्र यहाँ पे बनाया गया है। हमारे यहाँ पर ऊंट है तो ऊंट अनुसंधान केंद्र जोड़बीड़ बीकानेर के अंदर बनाया गया है। ऐसे तो जिन चीजों की पैदावार, हमारे यहाँ पर भेड़ वगैरह ज्यादा मिलती है तो अविका नगर टोंक के अंदर, अविका नगर जगह है टोंक में, वहां पर बनाया गया अनुसंधान केंद्र, ताकि नई किस्मों को तैयार किया जा सके, जिनसे पैदावार ज्यादा की जा सके। भेड़ का काम होता है ऊन देना, मांस देना। ऊंट हमारा राजकीय पशु बना दिया गया है, जिसको बहुत जगह पर काम में लिया जाता है। रेगिस्तान के अंदर, रेगिस्तानी क्षेत्रों के अंदर परिवहन का साधन ही ऊंट है। आजकल तो सड़कें वगैरह, थोड़ा टेक्नोलॉजी का जमाना बढ़ गया साहब। एक ऊंट से यहाँ से मान लो कोई कोचिंग जाना हो वहाँ पर, पहले के समय लोग ऊंट से जाया करते थे स्कूल कोचिंग वगैरह जाने के लिए, ऊंट गाड़ी जाया करती थी। आजकल मोटर गाड़ियाँ, बस से चलने लग गई। और आज भी पश्चिमी राजस्थान के अंदर तो ऊंट से चलते हैं साहब। तो ये सारी चीजें तो जैसा जैसा कल, अब आप समझ गए कावेरी नदी में पानी कैसे भरा हुआ रहता है, पूरे साल तक ये जो है तर रहती है हमेशा। कौन सी नदी? अब कावेरी नदी के बारे में मैंने बता दिया कि कुछ सहायक नदियां होती हैं, छोटी मोटी बातें और हैं, उनके बारे में और लिख लेते हैं। यस, डायग्राम बना लिया आपने? यस, एक डायग्राम और बनाना साहब। देखना एक बार, नदी तो वही है। पहले तो मैं सहायक नदी वाला डायग्राम बनाया आपने, अब देखना ये नदी घुमाव लेती है ऐसे आगे जाकर के। अब घुमाव लेगी तो बीच में क्या बनेगा? द्वीप बनेगा। अरे क्या बनेगा? ये चीज भूलो मत छोटे मोटे, कि कोई भी नदी के बीच में अगर कोई भूखंड आ गया, कोई बड़ा एरिया आ गया, तो उसके चारों तरफ से नदी बहेगी तो बीच में क्या बन गया? द्वीप। द्वीप का मतलब होता है उसके चारों तरफ क्या हो? पानी हो, जल से घिरा हुआ। अरे कई लोगों ने यहाँ पर द्वीप वगैरह, महाद्वीप, प्रायद्वीप के कुछ शब्द है, डेफिनेशन यहीं पर ही सीखी होंगी आज इस क्लास के अंदर ही, या जब भी अपने क्लास ले रहे तब से ही। कभी जानते ही नहीं थे कि नदी द्वीप भी होता है। समझा मेरी बात? नहीं है तो थोड़ा दिमाग लगाइए। जब ये नदी निकलती है ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से, ताल कावेरी तालाब से, और सीधी जाती है बंगाल की खाड़ी में, जहां पर कावेरी का अपनी क्या बनाती है? डेल्टा बनाती है। तो दो द्वीप, एक का नाम है यहाँ पर शिव समुद्रम द्वीप, और दूसरे का 3 द्वीप बनाती है, आदिरंगम द्वीप, मधुरंगम द्वीप और श्रीरंगपट्टनम द्वीप। इसके अंदर जो द्वीप बनता है पूरा एक ही बनता है, और उस द्वीप के अंदर शिव और विष्णु का मंदिर बनाया गया है। यहाँ पर टोटल द्वीप कितने हैं? 3। और श्रीरंगम द्वीप जो है यहाँ पर, श्रीरंगपट्टनम द्वीप, उसके अंदर एक मंदिर बनाया गया जिसका नाम है श्रीरंगम मंदिर। कौन सा मंदिर? ये मंदिर, वहां पर जो ये मंदिर है दक्षिण भारत में थोड़े ऊंचाई पर बनाए जाते हैं। वहां की जो वहां का जो आर्किटेक्ट है दक्षिण भारत का, द्रविड़ शैली का जो आर्किटेक्ट था उस समय, वो बहुत ज्यादा मजबूत था, बहुत ज्यादा बेहतरीन था। एक पूरे पत्थर के अंदर बिना किसी मशीनरी के, मान लीजिए एक ऐसा बड़ा पत्थर था, मशीनरी से करके और उसके अंदर कड़ियां बना देते थे वो लोग। क्या बनाते थे? कड़ियां। जैसे आपने वो देखी होगी बेल, देखी आपने भैंस वगैरह के, हमें एक लोहे की सांकड़ बांधते हैं ना, यस, तो वो सांकड़ बना दिया करते थे एक ही पत्थर से, बिना उसको चिपकाए। कोई चिपकाने का साधन पहले फेविक्विक नहीं था, आजकल तो बहुत सारी किक चलने लग गई, नहीं समझे? फेविकोल चल गए, फेविक्विक चल गए। अब इस द्वीप के अंदर और क्या क्या चीज, बाकी चीजें हैं। 3 जलप्रपात हैं, गगनचक्की जलप्रपात, भाराचक्की जलप्रपात, शिव समुद्रम प्रपात। फिर नदी में थोड़ा सा आगे आता है, कर्नाटक के अंदर एक बांध बनाया है शिव समुद्रम बांध। फिर थोड़ा आगे चलते हैं, एक बांध हो रहा है कृष्ण राज सागर बांध। फिर तमिलनाडु में एक बांध है मैटूर बांध। फिर आगे शहर का नाम है तिरुचिरापल्ली, कुछ का शहर है तमिलनाडु का, 2 जगह पर, कर्नाटक और दूसरा तमिलनाडु। फिर आगे चलते हैं, द्वीप बनाती है, 3 द्वीप बनाती है, नदी ऐसे घूमती है चारों तरफ। घूमने के आगे जाते हैं, फिर एक जलप्रपात है, वहां पर पानी गिरता है, होगेनेकल जलप्रपात। टोटल इसके अंदर जलप्रपात है टोटल 4। कितने हैं? 4। होगेनेकल जलप्रपात, गगनचक्की, भाराचक्की, शिव समुद्रम, राइट।
बनाओ डायग्राम एज इट इज, गलत मत बनाना बिल्कुल भी। थोड़ा बड़ा बनाना, कोई दिक्कत नहीं है। आगे नदी घूम रही है, वहां पर सिर्फ एक ही द्वीप है, आगे 3 द्वीप है, ये ध्यान रखना। गलती मत करना बिल्कुल भी। समझ में आ रहा है डायग्राम? थोड़ा बड़ा करो। एक काम करते हैं, नीचे वाले बाद में, पहले ऊपर वाले लिख लो। गगनचकी जलप्रपात, भाराचकी जलप्रपात, शिव समुद्रम जलप्रपात। आगे शिव समुद्रम बांध, कृष्णा राज सागर बांध और मैटूर बांध, 3 बांध। फिर एक शहर आता है जिसका नाम है तिरुचिरापल्ली, तमिलनाडु के अंदर।
था के नजर लाग गई था अजी नजरा लाग गई थी कैसे कोई झाड़ा वाड़ा लगवाओ। हाँ 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 कितनी बड़ी गलतफहमी में जी रही है। तेरे बीपी वगैरह की प्रॉब्लम है क्या? बीपी लो होती है, कॉफी पिया कर बेटा, चाय पीना बंद कर दे, कॉफी पिया कर। चाय नहीं पीती, कॉफी पिया कर, और सप्लीमेंट्स मत लिया कर। रेगुलरिटी है तो सप्लीमेंट ही है बेटा, वो ठीक नहीं है वो। दाल घर में बने तो आप लोग जो है 1 कटोरी दाल नहीं 2-3 कटोरी दाल खाया करो, पिया करो अलग से 2-3 कटोरी, बहुत ठीक रहती है। क्योंकि हम लोग गलत चीज़ें नहीं खाते ना, कहने का मतलब गलत चीज़ें मतलब जो नॉनवेज वगैरह उसमें प्रोटीन वगैरह होता है, तो हम लोग तो शाकाहारी लोग हैं, तो हमें दाल वगैरह का सेवन ज़्यादा करना चाहिए। सीजनल फ्रूट्स खाने चाहिए। मैं ऐसा सब करता हूँ, इसलिए मैं सुबह 7 बजे से लेकर के और 8-9 बजे तक मुझे कोई दिक्कत नहीं होती, मैं ऐसे बोलता पढ़ाता मस्त रहता हूँ। पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिया करो, अपनी एक बोतल रखा करो। गर्मी सर्दियों के अंदर गर्म पानी, हल्का गर्म पानी, ज़्यादा गर्म भी नहीं कि पूरा पता चले आते ही बढ़ गई, नहीं समझा मेरी बात? ये हल्का गर्म, इससे बॉडी मेंटेन रहती है, ना ज़्यादा फैट ना कम फैट रहता है। और सप्लीमेंट्स लाइफ में कभी किसी प्रकार का यूज़ नहीं करना चाहिए। और सुबह चाहे रात की बची हुई ठंडी रोटियाँ हो, खा के आया करो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ठंडी रोटियों को कभी 2-3 दिन तक भी कीड़े नहीं लगते हैं, या ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जितना ज़्यादा ठंडी रोटी खाओगे सुबह, उतना ज़्यादा ग्लूकोज, फ्रक्टोज और सुक्रोज होता है। सुबह भूखे मत आया करो बिल्कुल भी। कमजोरी, चक्कर आना, ये सब फिर आपको समस्याएं पैदा, और लड़कियों को तो सबसे ज़्यादा होंगी फिर। और पढ़ाऊँ या बहुत है आज के लिए? बहुत ही आज के लिए, वो आई है बस पहले ही लेट और बोल रही है। कौन से सर बैठा लिए? कहते ना क्लास है, बैठा लिए। 3 द्वीप हैं आगे, नदी जब घूमती है 3 द्वीप बनाती है, आदि रंगम, मध्य रंगम और श्रीरंगपट्टनम, या अंतरंगम बोलते हैं इसको। आदि, मध्य, अंत। आगे जाके फिर ये नदी डेल्टा बनाती है बंगाल की खाड़ी में, तमिलनाडु के वहां पर। 2 जगह का नाम आया, कर्नाटक और दूसरा तमिलनाडु। ओके, आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आप सब लोगों से कल। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। कोई नहीं, कल कर लेंगे, क्या दिक्कत है, टेंशन क्यों लेनी। बंद कर दे बेटा।